तो कल की तैयारी देख रहे हैं आप, और इस शो में हम एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की, यानी आने वाले कल के बाजार की विशेष तैयारी, ताकि कल जब आप बाजार में उतरें तो आपको रणनीति बहुत क्लियर हो, आपको लेवल्स का अंदाजा हो कि किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी उन लेवल्स के आधार पर बनानी है, और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट उसमें आपकी मदद करते हैं। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तेजी मंदी के राज व्यास साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ इस शो में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा दर्शकों को शो के बारे में जानकारी दे दूं तो आपको बता दें कि इस शो में हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं, यानी आप अपने सवाल हमें YouTube के जरिए भेज सकते हैं। YouTube पर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा। जो सवाल आपने पिछले दिनों यानी कि सोमवार को पूछे थे उसका जवाब आज के शो में दिया जाएगा। अपना अपने शहर का नाम पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया हुआ है इसकी जानकारी लीजिए, और साथ ही नजरिया जरूर बताइए कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है, उस हिसाब से हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। चलिए इन सबके बीच में जरा बाजार का एक चेक भी ले लेते हैं। अब देखिए, आज अगर हम क्लोजिंग के लेवल पर देखें तो रिकवर होता हुआ बाजार नजर आया। 25,700 के पास बंद हुआ निफ्टी 120 अंकों की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी 200 अंकों की तेजी पर सेटल हुआ। 58,150 के पास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहां पर भी मोमेंटम नजर आया। लगभग 0.5% मजबूत हुआ मिड कैप, और स्मॉल कैप में हालांकि आज एक दबाव आखिरी घंटे में नजर आया, जिसका इंपैक्ट लाल निशान में बंद हुआ स्मॉल कैप। वहीं अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे इंडसइंड बैंक का लगभग 3.5% मजबूत होता हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL यहां पर लगभग 2.5% की हमें तेजी देखने को मिली। M&M 2.5% ये भी मजबूत हुआ। अडानी पोर्ट्स 2% से ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया। इसके अलावा HCL टेक, HDFC लाइफ में लगभग 0.25% की तेजी नजर आई। लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस यानी बजाज ट्विंस आज निफ्टी के टॉप लूजर। 7.5% गिरा बजाज फिनांस, और 6% से ज्यादा टूटा बजाज फिनसर्व। इसके अलावा ONGC, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और अपोलो हॉस्पिटल में भी आज गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कांटे की टक्कर रही। 1408 शेयर ऐसे थे मार्केट ब्रेथ में जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, और वहीं 1485 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमने आपके सामने रख दिया। तो ये तमाम आंकड़े, आपको बाजार के तमाम ब्यौरा हमने सामने रखा, और इन सबके बीच में अब कुणाल के पास सबसे पहले चलेंगे। अच्छा, कुणाल से संपर्क जरा टूट गया है। राज व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, ऐसा बाजार जहां हमने देखा कि शुरुआती सेशन में एक मुनाफा वसूली रही, उसके बाद एक रिकवरी नजर आई, क्या रणनीति लेकर चली जाए? वही अगर हम मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ सेशंस में हमें एक सर्टेन पुल बैक देखने को मिला था, और सर्टेन जो स्मॉल और मिड कैप्स में काफी हद तक जो पेन था वो ज्यादा हमें देखने को मिला था। तो इसके लिए जो पोर्टफोलियोज थे वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बट अगर मैं ये देखा जाऊँ तो इसका जो रीजन था फॉल होने का वो कुछ फंडामेंटली कुछ वीक सेंटिमेंट नहीं था। ये एक मार्केट का रूटीन एक करेक्शन था, बिकॉज जो हमने पिछले मंथ में हमने देखा था कि जिस हिसाब से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये हिसाब से हम फंडामेंटली वाइज बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था। बट जब तक जो बेंचमार्क इंडेक्सेस जो ट्रेड कर रहे हैं वो 25,400 ऑड लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो नियर टर्म में हमें कुछ इतना पेन देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर हम देखेंगे कि जिस हिसाब से क्वार्टरली नंबर्स भी आए हैं, तो जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को नंबर से सरप्राइज किया है ऑन द अपसाइड। सिलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पे हमें गाइडेंस कट वगैरह देखने को मिले हैं, और वहां पे मार्केट ने वो स्टॉक्स को पनिश भी किया है। बट ओवरऑल अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जो हिसाब से फंडामेंटल पिक्चर है, जो हिसाब से क्वार्टरली नंबर्स आए थे, और जो हिसाब से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो काफी पॉजिटिव वे में दर्शा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है
कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन में इन्वेस्टर्स है उन्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स डाउन द लाइन या 12 मंथ्स डाउन द लाइन कुछ यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये जो मौका है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स अपना सकते हैं, और जैसे कि आज के मार्केट में हमने एक अच्छी रैली हमें पुल बैक हमें देखने को मिली है, वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। एक की ट्रिगर होगा मार्केट के लिए फ्राइडे को जो बिहार इलेक्शंस का होगा, वो नियर टर्म पे एक इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट पे, बट पोस्ट दैट मुझे लगता है कि मार्केट विल फोकस ऑन अर्निंग्स और वहां पे ही हमें ज्यादा एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम इन्वेस्टर्स को अभी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई, और बढ़ते हैं आगे। अब दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। नीलेश का सवाल सबसे पहले लेते हैं। आरसीएफ के 100 शेयर हैं इनके पास राज जी, और 127 की खरीदारी इनकी है, फिलहाल फायदे में है। पूछ रहे हैं कि आगे क्या नजरिया होगा। एक दूसरा स्टॉक इनके पास अशोक लेलैंड का है, और दोनों पर लॉन्ग टर्म नजरिया चाहते हैं। अशोक लेलैंड में इनकी बाइंग 119 की है, तो आरसीएफ 127 की, अशोक लेलैंड 119 की, और दोनों में लॉन्ग टर्म का नजरिया। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं अशोक लेलैंड की, तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड के नंबर्स भी अभी आने वाले हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अशोक लेलैंड के जो नंबर्स होंगे वो काफी बेहतरीन होंगे, और जो हिसाब से मंथली डेटा भी आया था ऑटो सेक्टर का पोस्ट जीएसटी 2.0 के हिसाब से, तो वो हिसाब से नंबर्स भी काफी अच्छे थे अशोक लेलैंड के। हम देख रहे हैं कि जो कमर्शियल व्हीकल्स में जो पिकअप है वो भी हमें देखने को मिल रही है, और अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ वो जो डिफेंस में भी अपने व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं टू द मिलिट्री, उसमें भी हमें अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं फंडामेंटल पिक्चर देखूं तो वो काफी ब्राइट है, और मुझे लगता है कि अगर मैं टेक्निकली वाइज भी देखा जाऊं तो द स्टॉक इज कंटिन्यूज टू ट्रेड अबव द 40 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो नियर टर्म में भी जो स्ट्रॉन्ग उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अशोक लेलैंड को अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आरसीएफ के बारे में बात करूं, तो आरसीएफ अगर मैं फंडामेंटली वी आर नॉट ट्रैकिंग आरसीएफ एज ऑफ नाउ, बट अगर मैं टेक्निकली वाइज देखना चाहूँ तो द स्टॉक फिलहाल बहुत पीरियड से 3-4 मंथ से एक सर्टेन रेंज बाउंड में वो ट्रेड कर रहा है, और जब तक स्टॉक 145 के बिलो ट्रेड नहीं करता, मुझे लगता है कि वो होल्ड कर सकता है। अगर वो 145 143 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज 140 वर्ल्ड लेवल्स, तो वो अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें फिर। ठीक है, तो आरसीएफ और इसके साथ ही आपको अशोक लेलैंड, दोनों पर राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, और पंकज का सवाल लेते हैं। मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है। अदानी ग्रीन पर राय जानना चाहते हैं राज, और इनके पास 1400 शेयर हैं, 1400 रुपए के भाव पे 50 शेयर हैं, और अदानी ग्रीन में इनको नुकसान 17,790 रुपए का हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अडानी में बना रहना चाहते हैं, अडानी ग्रीन में। तो डेफिनेटली अगर ये लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाल ही में हमने देखा है कि अडानी ग्रीन ने उनका जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स आया था, तो वो काफी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो था स्टॉक का वो काफी बेहतरीन था, और जो कैपेसिटी ग्रोथ और जो मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में जो एग्जीक्यूशन के बारे में बात करी थी, वो फिलहाल हमें ये क्वार्टर में हमें देखने को मिला था, डिस्पाइट मॉनसून और जो हेडविंड्स आए थे उसके चलते। गोइंग इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट का गाइडेंस, तो मैनेजमेंट ने दे हैव reiterated the full year commissioning guidance of 5 gigawatt एंड ये जो प्रोसेस है वो हमें H2 में हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट ऑपरेशनल स्केल अप भी कर रहा है और एग्जीक्यूशन पे भी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आने वाले क्वार्टर में हमें लगता है कि ये जो एग्जीक्यूशन का जो मामला है वो इसको जो इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को और भी सुधारेगा। और H2 FY26 के लिए जो मैनेजमेंट का आउटलुक है वो है टू ऐड अनदर 2.6 गीगावाट ऑफ एडिशनल इवैक्यूएशन कैपेसिटी। और जो सोलार में हमें जो रिन्यूएबल स्पेस में जो कंपनी फोकस कर रहा है उसमें भी हमें पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। केपेक्स भी कंपनी ठीक ठाक कर रही है, FY27-28 के लिए भी केपेक्स इंक्रीज किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म होराइजन अगर इंडिया के डोमेस्टिक प्ले थीम पे फोकस करना है तो अडानी ग्रीन में जरूर बने रहे, डेफिनेटली वो अच्छा रिटर्न्स इन्वेस्टर को देके जाएगा। ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे, और इसके साथ ही आपको एक विस्तृत नजरिया भी मिला है। बढ़ते हैं आगे, सुभाष नाहर का सवाल लेते हैं। बिरला सॉफ्ट है इनके पास राज जी, 500
की प्राइस पे इन्होंने बिरला सॉफ्ट में एंट्री की हुई है और वहां से आप देख रहे हैं 381 के स्तर पे आ चुका है ये स्टॉक और इनको यहां पर 47,480 रुपए का नुकसान हो रहा है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्होंने खरीदा था। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे बिरला सॉफ्ट का ओवरऑल, मुझे लगता है कि लास्ट 1 ईयर में भी बिरला सॉफ्ट ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। डेफिनेटली हमें हमें देखने को मिला है कि आईटी एज अ होल सेक्टर पे हमें एक ड्रॉबैक हमें देखने को मिला था। बट अगर मैं पर्टिकुलरली बिरला सॉफ्ट के बारे में बात करूं तो इट हैज डेफिनेटली अंडर परफॉर्म द इंडेक्स। तो मैं यही देखना चाहूंगा कि अगर सपोज वो नियर टर्म अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मुझे लगता है कि 355 ऑड लेवल्स तक वो होल्ड कर सकते हैं। इफ इट क्लोजेस बिलो 355 ऑड लेवल्स तो उसमें डेफिनेटली वो एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज जो हिसाब से लीडरशिप चेंजेस भी हुई थी और जो हिसाब से मैं अगर Q1 के नंबर्स भी देखूं तो वो जो नंबर्स थे दैट वाज डाउन ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस एंड द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग टू रैम्प अप द प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स इन द कमिंग पीरियड, but until and unless we get clarity with respect to the tariff implications from the President Trump, तो मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट को एक होल्ड रख सकते हैं अभी के लिए। बट जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बताया, इफ इट ब्रीचेस दोस लेवल तो डेफिनेटली we should exit those stocks because any which ways the stock has underperformed the index over a long period of time. तो बिरला सॉफ्ट में ये नज़रिया आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। मुशर्रफ हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने सवाल पूछा है आरईसी पर और इनके पास 390 के भाव पे आरईसी का शेयर, हल्का नुकसान ही बस इनको यहाँ पर हो रहा है। और कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आवाज पहुंच रही है आपको? Yes, sir. I can listen you, sir. जी जी, चलिए आरईसी पर जरा राय दीजिए। 390 के भाव पे हमारे एक दर्शक ने खरीदारी की हुई है, क्या करना चाहिए? Well, आरईसी की बात करें, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एक अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इतना नहीं, ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। सो जो व्यू है मेरा आरईसी को लेके वो पॉजिटिव साइड का ही है। फिलहाल 362 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड अगर यहाँ पे एवरेज करके चलने की अगर एवरेज करना है तो यहाँ पे एवरेज करके भी जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 390 ब्रेक होगा तो 432 तक के भी लेवल एज अ टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू पॉजिटिव साइड का है, प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चलने की सलाह है। टारगेट 435 का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है आरईसी पर आपको राय, बुलिश नजरिया साफ तौर पर आता हुआ। इंद्रपाल सविता जी का सवाल लेते हैं और जीएमडीसी पर कुणाल राय जानना चाहते हैं और इनका जो खरीद भाव है वो 360 का है। फिलहाल फायदे में है, लगभग 23,990 यानी लगभग 24,000 रुपए का फायदा इनको होता हुआ जीएमडीसी में अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहाँ पर इनको फायदा होता हुआ पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे। जीएमडीसी की बात करें, 600 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और बहुत ही बढ़िया रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है। 599 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है। मैं कहूंगा कि 560 का कैसे मेंटेन करके चलने की सलाह है ना। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 660 ब्रेक होगा तो इवन 700 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल ट्रेड एसएल के लिए बहुत ही बढ़िया होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। करके चलने की सलाह बढ़िया लग रहा है और यहां से और ज्यादा ऊपरी स्तरों पर आपको लेवल्स नजर आ सकते हैं। हरीश जी का सवाल लेते हैं, जयपुर से इन्होंने सवाल पूछा है आईआरसीटीसी पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 930 रुपए के भाव पे आईआरसीटीसी में खरीदारी की हुई है। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो बताइए कुणाल, चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, सिर्फ 6 महीने का नजरिया इन्हें चाहिए, आईआरसीटीसी पे 930 की बाइंग है, क्या राय होगी? प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चलने की सलाह है। 697 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 690 का एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। प्रेजेंट लेवल से बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरे देखने को मिल सकते हैं। 740 पहला टारगेट है। 740 जैसे ही ब्रेक हुआ ये आपको 800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का है। 700 के 690 के एसएल के साथ यहाँ से एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी को यहां पर कहीं ना कहीं बने रहने की सलाह और इसके साथ ही आगे 740 और 800 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। अगला सवाल अनिल का है, फिरोजपुर पंजाब से। बजाज इलेक्ट्रिक पर राय जानना चाहते हैं। 260 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी स्तरों की है। 670 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। राज जी, क्या राय बन रही है बजाज इलेक्ट्रिक पे और 670 की इनकी खरीदारी?
इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊपरी लेवल की थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये लेवल पे अगर हम देखेंगे तो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में द स्टॉक ने जो एक सपोर्ट लिया हुआ है अराउंड उनका 495 490 ऑड लेवल्स पे, तो वो उनके स्टिक स्टॉप लॉस मान के उनको चल सकते हैं। बिकॉज़ अगर मैं फंडामेंटल वाइज़ भी अगर मैं देखना चाहूँ तो जो स्टॉक है उन्होंने ये क्वार्टर में भी उनका जो परफॉर्मेंस है दैट वाज़ क्वाइट मिक्स्ड। और अगर मैं देखूँ उनके प्रोडक्ट वाइज़ भी देखूँ तो लाइटिंग सॉल्यूशंस ने अच्छा डिलीवर किया था, बट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो थे कंपनी के वो काफ़ी अंडर प्रेशर में थे बिकॉज़ ऑफ एक्सटेंडेड मॉनसून, जीएसटी कट का जो इम्पैक्ट था वो भी इनको देखने को मिला था और सीजनल प्रोडक्ट ओवरहैंग की वजह से भी। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसमें मैनेजमेंट काफ़ी कॉशियस है बिकॉज़ उनका जो चैनल इन्वेंटरी है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड दैट कुड स्ट्रेच टू जनवरी ऑफ 2026 इटसेल्फ एज़ वेल। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है अगर वो ब्रीच करते हैं तो डेफिनिटली वो उसको एग्जिट करते हैं बिकॉज़ आने वाले एक क्वार्टर के लिए भी मैनेजमेंट का जो ठीक है, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर ये राय आपको मिलती हुई। अगला सवाल प्रेम अहिरे का है, सुजलॉन एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं। 17 रुपए पे इन्होंने सुजलॉन में खरीदारी की हुई है। तो सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि शानदार स्तरों पर आपने खरीदारी की हुई है सुजलॉन में और अभी भी लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। कुणाल, क्या राय होगी सुजलॉन पे? 17 रुपीज 80 पैसे ये इनकी खरीदारी का लेवल है सुजलॉन में। व्यू पॉजिटिव साइड का होल्ड करके चलने की सलाह है। 62 पहला टारगेट है, 62 जैसे ब्रेक करेगा 72 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का है, पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। होल्ड करके चलने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। बहरहाल अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए। कल उन सवालों के जवाब एक्सपर्ट देंगे। बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। तो राज जी बताइए, कौन से वीआईपी शेयर आज के लिए आपके रडार पे? दो स्टॉक है जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो परसिस्टेंट है। 6035 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 5900 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 6140 का पहला टारगेट, जैसे वो ब्रेक होगा 6310 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। परसिस्टेंट यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरा जो है अशोक लेलैंड, 146 के अराउंड का क्लोजिंग है। 142 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चले। 149 का पहला टारगेट है एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा 154 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अशोक लेलैंड और परसिस्टेंट, ये दोनों स्टॉक का खरीदारी की सलाह आपको मिलती हुई। राज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? राज, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क टूट गया है राज से। लेकिन यहाँ पर उनकी रिकमेंडेशन जरूर हम बता देते हैं। एनबीसीसी जो है वो खरीदारी करके चलने की इन्होंने सलाह दी थी और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो 109 का आपको रखना है और टारगेट जो है वो 117 रुपए 39 पैसे का आपको रखना है राज व्यास जी की राय में। चलिए, ये तो हुई वीआईपी शेयर्स की बात। शुक्रिया करेंगे राज जी, शुक्रिया करेंगे कुणाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।